नमस्कार, स्वागत है आप सबका टर्टल ट्रेडिंग के एक और सेशन में। और ये है टर्टल ट्रेडिंग का सेशन नंबर 5। और आज हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे। हालांकि हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बात नौकरी से आज़ादी पूरी तैयारी में की थी। इसको वापस से टर्टल ट्रेडिंग में लाने का मोटिव ये है कि इसे हम और बारीकी से समझें, साथ ही इसे नौकरी से आज़ादी पाने के लिए और ट्रेडिंग में बड़ा चमत्कार करने के लिए यूज़ करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग समझ पाएँ। मैं चाहता हूँ कि आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग ज़रूर करें। इनफैक्ट हर एक को करनी चाहिए। जितना पैसा आपका ट्रेडिंग से बनेगा, उससे कई ज़्यादा और बड़ा पैसा मोमेंटम इन्वेस्टिंग से बन सकता है। कंडीशन ये है कि मार्केट को बढ़ते रहना होगा। अगर मार्केट खड़ा रहता है या गिर रहा है, तो फिर उस टाइप का पैसा नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी मार्केट में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाती हैं। और अगर आप अच्छे स्टॉक पिकर हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उन शेयर्स की साइड चले जाएंगे जहां पर मोमेंटम होगा। एक चीज़ मोमेंटम इन्वेस्टर को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ये उम्मीद होती है कि हर साल हर महीने हमारा पैसा बनेगा। मोमेंटम इन्वेस्टर को ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर हैं, तो आप ये सोचकर मत चले कि हर साल पैसा आएगा या हर 4-6 महीने में पैसा आएगा। ट्रेडिंग या मोमेंटम इन्वेस्टिंग में बंच्ड अप रिटर्न्स आते हैं। इसका मतलब है कि इसमें एक साथ काफ़ी सारा पैसा आता है। फिर कुछ टाइम तक पैसा नहीं बनता। आपको आदत हो जाती है कि पैसा आया, लेकिन फिर उसके बाद 1 साल तक पैसा नहीं आता है। फिर 1 साल ऐसा आता है जहाँ पर आपको और बढ़िया पैसा बनता है। फिर उसके बाद फिर ऐसे 1 से 2 साल ऐसे बीच में आ जाएँगे जहाँ पर आपको पैसा नहीं बनेगा या बहुत कम बनेगा। फिर अचानक से ऐसा टाइम वापस से आएगा जहाँ पर आपको 2-3 महीने के अंदर ही बहुत सारा पैसा बन जाएगा। लेकिन ये सब काम होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग से ज़बरदस्त पैसा बनता है। देखिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? एज़ अ मोमेंटम इन्वेस्टर, यू शुड टारगेट बिटवीन 25 टू 30% एनुअल रिटर्न। 35 आइडियल होगा, तो 25 से 35% के बीच में आपको कंपाउंडेड रिजल्ट मिलना चाहिए। इसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमें ज़्यादा हुआ है। अगर आपको 25 से 35% रिजल्ट मिलता है, जो बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप थोड़ी-सी मेहनत करें और थोड़ा लक साथ दे, तो 25 से 35% का एनुअल रिटर्न लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसे रिटर्न्स आ जाते हैं, तो आप खुद ही अपने रिटर्न्स देखकर चौंक जाएँगे कि किस स्पीड से पैसा ग्रो करेगा। अब हो सकता है कि 1 साल बिल्कुल ना चले, दूसरे साल डबल हो जाए, और इसी टाइप से मोमेंटम इन्वेस्टिंग में रिटर्न्स आएँगे। और जिस टाइप से फिर आपका पैसा ग्रो करेगा, यू विल बी अमेज़्ड। अब इसके लिए आपको मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहना होगा कि इस मेथड में इस टाइप से काम होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सुकून होता है, उसमें ट्रेडिंग की तरह हबड़-दबड़ नहीं होती। ट्रेडिंग में वक्त देना पड़ता है, तनाव होता है। इन्वेस्टिंग में उस टाइप से टेंशन नहीं होती है। आपको बहुत टाइम मिलता है सोचने विचारने के लिए। प्लस आपको हर मिनट रिएक्ट नहीं करना होता। मान लो आप जॉब में हो या किसी बिजनेस में हो, टाइम नहीं दे सकते हो, तो कोई चिंता नहीं है, आप आराम से इसे बाद में कर सकते हैं। अगर आप इतना रिटर्न लाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप आराम से इसे वीक के एंड में या जब आपको टाइम मिले ना, आप उस टाइम कर सकते हैं। रात को कर लिया, ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइव मार्केट में ही मार्केट को देखना है या ट्रैक करना है। अगर आप इतना रिटर्न लाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, मेरी बात माने, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, विद ओनली लिटिल बिट ऑफ एफर्ट्स। और अगर आप ये कर पाएँगे, तो आप अपनी सेविंग्स को चैनलाइज़ कर सकते हैं। और आजकल की जनरेशन का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें? हमारे पास तो ऑप्शन ही क्या है? डेट है, एफडीज़ हैं, पीपीएफ हो गया, इस टाइप के हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में तो कुछ खास रिटर्न बनता भी नहीं है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, लेकिन फिर भी जो रियल रिटर्न होगा वो इतना पुअर होगा कि आप डेट में पैसा डालना भी प्रेफर नहीं करेंगे। डेट भी रिस्क फ्री नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि डेट एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं बचा। डीएचएफएल हो गया, या अभी एक और भी पीछे फंड आया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम क्या था, शायद एफ से नाम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा था। उसमें भी उसके 5-6 डेट फंड्स जो थे, कोरोना के बाद ही हुआ था वो। उसमें भी बिल्कुल वो ज़ीरो हो गए थे। उन्होंने अपना उस उनके फंड्स में जो था कुछ नहीं मिला।
प्रॉपर्टी का तो हाल आप जानते ही हैं। प्रॉपर्टी में जिस टाइप की लिक्विडिटी है उसका आपको शायद अंदाज़ा होगा ही। कितना मुश्किल है प्रॉपर्टी में खरीदना बेचना। इस वजह से प्रॉपर्टी भी एक अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है। और ऊपर से प्रॉपर्टी के प्राइजेस भी कौन सा कम फ्लक्चुएट होते हैं, एकदम से ज़्यादा हो जाते हैं और फिर बिल्कुल लो प्राइसेस भी आ जाते हैं प्रॉपर्टी में। और फिर उसमें हमारे को डेली बेसिस पर जब हम चाहें तब हम उसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, और काफ़ी बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो इतना आसान नहीं होता प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करना। तो अब फिर अपने पैसे को डाले तो डाले कहाँ, आपको अपना पैसा इक्विटीज़ में ही डालना पड़ेगा। अब ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है। और जब सब लोग इक्विटीज़ में पैसा डालेंगे तो इक्विटीज़ का बढ़ना तो तय है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस चीज़ को सीरियसली लेना होगा। जो सीरियसली लेगा उसे ज़बरदस्त पैसा बनेगा। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मार्केट आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पर चल रही है। ये बहुत बड़े मूव की स्टार्टिंग है जो इस ट्रेंड के साथ चलेगा। और जो सोच समझ कर काम करेगा वो पैसा बनाने से पीछे नहीं रहेगा। जितना सीरियसली आप अपने बिजनेस को लेते हैं, जितना सीरियसली आप अपनी जॉब को लेते हैं, उतना ही सीरियसली आपको इस काम को भी लेना होगा। अगर आप ये काम भी सही से करेंगे तो मेरी मानिए कि आपको ज़िंदगी में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम। दूसरी एक बात है कि ये आने वाले 20 साल की विंडो है। अगले 20 साल विल गोइंग टू बी अ ड्रामेटिक पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया। और ये मौके बार बार नहीं आते। ऐसा नहीं है कि आप आज जापान में इन्वेस्ट करना चालू करें और आपको उसी टाइप के रिटर्न्स मिले। उस टाइप के रिटर्न्स शायद आज आपको जापानीज मार्केट में ना, या फिर यूरोप की कुछ मार्केट में नहीं आएंगे। तो क्योंकि वहाँ पर सेचुरेशन हो गया है, जो होना था हो चुका है। सबके पास दो दो गाड़ियाँ हैं, सबके घर में एसी लगे हैं। जो डिमांड थी ना वो सब फुलफिल हो चुकी है। यहाँ पर अभी बहुत बड़ा डिमांड इंजन क्रिएट हो रहा है इंडिया में, जिस वजह से आने वाले 20 साल जो हैं वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े होने वाले हैं। तो इस टाइम पर अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और गलतियां भी करते हैं तो भी इट विल मेक ट्रमेंडस मनी। प्योरली टेक्निकली ये व्यू है मेरा। इस बीच टेम्परेरी डिप्स आपको देखने को मिल सकते हैं जो काफ़ी टाइम तक चल भी सकते हैं। जैसे अभी कोरोना का एक क्रैश आया था जिसमें कितनी तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी, और उस फॉल को कितने छोटे टाइम में बाजार ने हजम करके रिकवर कर लिया। यानी कोई तो है जो आतुर है हमारे यहाँ पैसा डालने के लिए। बहुत पैसा आया था और आ भी रहा है। ऐसे थोड़ी मार्केट जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड की मार्केट जो है हमारे को गिरावट दिखा रही है। डाउ गिरे हुए हैं, नैस्डैक गिरा हुआ है, इधर से जापान की मार्केट होगी या सब कुछ हो गए। उनकी सिचुएशन देखें और इंडियन मार्केट्स को देखें, ऑल टाइम हाई पर चल रही हैं। और वैसे भी दुनिया में पैसा लगाने की ज़्यादा डेस्टिनेशंस नहीं है। तो अगर इस टाइम अगर आप इक्विटीज़ में पैसा नहीं लगाते या इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो दिस इज़ क्या कहते हैं, हाँ, दिस इज़ फुलिशनेस। इसलिए हम सबको इस फुलिशनेस से दूर रहना है। इसलिए हम सबको, आप, मैं, सबको अपनी सेविंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा इक्विटीज़ में डालना होगा। ये पुरानी बातें भूल जाएं कि इक्विटीज़ बेकार है, इसमें पैसा डूब जाएगा, स्कैम है, शेयर बाज़ार का कोई भरोसा नहीं है। ये सारी चीज़ें आप भूल जाएं। मैं, आप, हम सब बाज़ार को हर पल देख रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट गिरेगा हम इस मार्केट से बड़ी तेजी से बाहर निकल जाएंगे, और ये काम होगा इन नो टाइम। और नीचे के लेवल्स पर जब हमारे को दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा से मौका आएगा, हम वापस से खरीदारी कर लेंगे। मार्च 2020 से ज़्यादा ड्रामेटिक फॉल तो हो ही नहीं सकता। और जब आप उससे निपट सकते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन से निपट सकते हैं। अब कई लोग बोल सोचेंगे कि एकदम से वॉर हो गया तो क्या करें। वॉर के बाद हमारे को एक ऐसी रैली देखने को मिलती है। वॉर ना हमेशा एक डिस्काउंटेड सेल होती है, अगर होता भी है बाय चांस तो। वैसे तो ना ही हो तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर हो भी जाता है ना तो भी वो एक डिस्काउंटेड सेल होती है जहाँ पर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सस्ते रेटों पर मिल रही होती हैं। बस उसको आपको राइट टाइम पर राइट शेयर में इन्वेस्ट करना है। और जब वहाँ पे वापस से करेक्शन आती है ना, और आप देखेंगे भी अगर वॉर के बाद एक बहुत बढ़िया बुल रन देखने को मिलता है, तो बस वहाँ पर हमारी सारी गिरावट जो है वो अपने आप, सारा लॉस जो है वो आराम से जो है रिकवर हो जाता है। तो इसलिए आपको करना क्या है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग करनी है। और ये काम हमें करना है सीरियसली।
ऐसा नहीं है कि हमें टटपुंजिया सा काम करना है, हाँ भी चलो लगा दिया, देखी जाएगी, जो होगा देख लेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं करना, आपको करना है सीरियसली। आपको उसे देखना है, ट्रैक करना है, उसमें अपने चेंजेस जब माँगे वो पोर्टफोलियो आपको, तो वो करते रहने हैं। जब बाज़ार बढ़ता है ना, तब तो सही लगता है कि इक्विटीज़ में हमने इन्वेस्टमेंट का आइडिया हमारा बड़ा अच्छा पड़ा, पैसा बढ़िया बना है, उस टाइम इतना डाला होता तो आज मज़ा ही आ जाता। अब आज भी कई लोग सोचते होंगे कि कोरोना के टाइम पर जब वो 7,500-8,000 का निफ्टी था, अगर तब हमने लगाया होता तो 2-3 सालों के अंदर-अंदर हमारा पैसा जो था वो डबल से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन जब मार्केट गिरती है ना, तब लगता है कि यार ये तो बेवकूफ़ है। अच्छा खासा म्यूचुअल फंड में पैसा पड़ा था, अच्छा खासा मैंने एफडी में पैसा लगा रखा था, कहाँ मैं ये इक्विटीज़ के चक्कर में पड़ गया। बिना फालतू के 20-20, 30-30% मेरा सारा सामान जो है वो गिर गया। ये ख़्याल फिर दिमाग में आते हैं। देखिए, ये 20-30% का सवाल नहीं है। दिस इज़ एन अपॉर्च्युनिटी ऑफ अ लाइफ़टाइम। मार्केट आपको बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन आपको टिके रहना है, डटे रहना है, साथ ही में और फंड्स डालते रहना है। अगर आप पेशेंस रखेंगे, तो आप देखेंगे कि मार्केट विल रिवॉर्ड यू फॉर योर पेशेंस। मैं आपसे एक अपील करता हूँ, इस कोर्स से आप कुछ सीखे हों या ना सीखे हों, ये तो ख़ैर आप ही को लोगों को पता है कि आपको कुछ समझ आया या नहीं आया। बट इस कोर्स का सिर्फ़ अगर एक चीज़ भी आपको समझ आ गई ना, अगर आपने मन में एक चीज़ बसा ली, तो ये मेरा सारा एफ़र्ट फुलफ़िल हो जाएगा। और वो संदेश ये है कि आप अपना पोर्टफ़ोलियो बनाना शुरू करें और मैक्सिमम कैपिटल को इसमें डेडिकेट करें। इक्विटी शुड बी योर मेनस्टे, तभी यहाँ से रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बस ये छोटी-सी बात आपको माननी है मेरी, और उसके बाद आप देखेंगे यू विल बी ऑन अनदर लेवल। आज से 10 साल, 15 साल बाद जब आप मुड़ कर देखेंगे, याद करेंगे मुझे और आज के सेशन को कि एक टाइम था जब डरते-डरते थोड़ा-थोड़ा इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते थे। फिर एक सेशन सुना, पता नहीं क्या बोलता गया वो बंदा, लेकिन एक बात उसकी अच्छी लगी कि आने वाले 20 साल इंडिया के हैं। इंडिया की ग्रोथ में पैसा डालो, इक्विटीज़ में पैसा डालो। तो मैंने बात मानकर इक्विटीज़ में पैसा डाला। आज यहाँ से यहाँ आ गया। आज मैं अगर इस लेवल पर हूँ, तो बस उस सेशन की बात मानकर। इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करके ही मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। तो पहली चीज़ आपको पोर्टफोलियो बनाना है, और सिर्फ़ पोर्टफोलियो नाम के लिए नहीं बनाना, सीरियसली मैनेज करना है। बड़ी कैपिटल डिप्लॉय करनी है। जैसे आप करेंगे, आप देखेंगे कि क्या रिटर्न्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मान लो नेट वर्थ आपकी 2 करोड़ की है, आपके पास जो है सेविंग्स, एफडी ये सब चीज़ें मिला के 2 करोड़ की पड़ा है। लेकिन उसके बाद आप उसमें से जो है इक्विटीज़ के लिए सिर्फ़ 10 लाख 20 लाख रुपए लगा रहे हैं। तो उससे कोई रिटर्न नहीं बनेगा आपका। उसमें आप देखो कि पहले ही 2 करोड़ की नेटवर्थ है और 20 लाख रुपए उसमें लगा भी दिए, तो क्या ही फ़र्क पड़ा। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको अपने कैपिटल का, जो टोटल कैपिटल है ना आपकी, उसका मैक्सिमम पार्ट जो है यहाँ पर इक्विटीज़ के अंदर डिप्लॉय करना है। ताकि जब आपको रिटर्न मिले, तो एटलीस्ट कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स तो आएँ। कुछ पैसा ग्रो हो रहा है तो नज़र तो आए कि हाँ भाई पैसा ग्रो हुआ है। वो क्या होगा, 20 का 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, उसमें आपको क्या ही पता लगेगा। चलिए, अब हम अपने विचार बना चलिए, अब हमने विचार बना लिया। अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो देखते हैं। मोटिवेशन तो बहुत मिल गई, अब उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग के ऊपर, और साथ ही अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे ये भी हम देखेंगे। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं नौकरी से आज़ादी के सेशंस में बात कर चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है। अब स्टॉक का सिलेक्शन करते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे पहली चीज़ है कि हमें ऐसे शेयर्स देखने होंगे जो फ्रॉड ना हो, और किसी भी शेयर पर डाउट हो। मान लीजिए आपको किसी भी शेयर पर लगता है कि हाँ भाई इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, ये शेयर मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दें। स्टॉक्स की कमी नहीं है इस मार्केट में, कमी है तो बस पैसे की। अब भाई कैपिटल तो लिमिटेड ही होती है ना। अब मेरे पास अगर मान लो 10 लाख रुपए है, तो वो मेरे लिए लिमिटेड है। आपके पास अगर 2 करोड़ है, तो वो आपके हिसाब से वो लिमिटेड होगा। तो पैसे लिमिटेड हैं, अपॉर्चुनिटीज़ या स्टॉक्स की कमी नहीं है इस मार्केट में। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि क्वालिटी स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना है। जब क्वालिटी स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करेंगे, जब हम क्वालिटी स्टॉक्स खरीदते हैं, तो हो सकता है कि रिटर्न हमें कम मिले। और उस टाइम पर ऐसा लगता है कि जैसे कुछ शेयर्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीटा कॉटन हो गया,
गोयल एल्यूमिनियम हो गया, ऐसे शेयर्स जो 5-5, 6-6 गुना हो गए। हालाँकि बहुत ऊपर भी गए थे, तो मैं एक बार पहले आपको दिखाई देता हूँ, चलिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 21 जून 2022 को इसकी लिस्टिंग हुई थी, लगभग 18 रुपये 20 पैसे के आसपास। और आप देखेंगे कुछ ही टाइम में, कब हुई थी लिस्टिंग? 18 जुलाई, 21 जून। और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे को फरवरी तक आते आते वो 18 रुपये का शेयर लगभग 63-64 का हो गया था, और उसके बाद तो वो और भी ज़्यादा हो गया था, लगभग 65 रुपये के आसपास। इसके अलावा एक और दिखाता हूँ, गोयल एल्यूमिनियम, 14-15 रुपये, 12-13 रुपये का शेयर था, और कुछ ही टाइम में ये हमारे को लगभग 42-43 रुपये तक का नज़र आया था। नवंबर 2022 में लिस्ट हुआ था, और अप्रैल मई तक हमारे को यहाँ पर ये जो था, लगभग 4 गुना के आसपास हमारे को यहाँ पर रिजल्ट्स देखने को मिले, 4 से 5 गुना के। अब ऐसे शेयर्स होंगे जो 5-5, 6-6 गुना हो जाएंगे। यहाँ पर 11 रुपये का शेयर रह गया था, उसके बाद वापस से अब जो है ये 13 रुपये के आसपास हो गया है, बीच में ये वापस से पहुंच गया था 14 रुपये के आसपास। तो ये सब चीज़ें जो है चलती रहेंगी, लेकिन ऐसे शेयर्स में रिस्क भी बहुत होता है। देखने में तो आपको लग रहा है कि यार ये इसने तो 6 महीने में या 8 महीने में इसने हमारा पैसा जो है 4 गुना 5 गुना कर दिया, लेकिन ऐसे शेयर्स में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनसे बच कर रहना है। हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म, और इसके लिए आप कुछ बेसिक क्राइटेरिया बना सकते हैं। जो लोग फंडामेंट्स जानते हैं वो उसके हिसाब से भी क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि आपने पीई रेशियो देख ली, या आपने रिटर्न ऑन कैपिटल देख लिया, उसकी वर्किंग कैपिटल कितनी है, एसेट्स कितने हैं, ये सब चीज़ें देखकर, जो भी आप फंडामेंटल के हिसाब से देख सकते हैं वो आप देखकर उसके हिसाब से क्राइटेरिया बना सकते हैं। लेकिन सिंपल एक क्राइटेरिया सेट करें तो आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए 1000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैपिटल वाले शेयर्स में ही काम करना है। उससे कम वाले शेयर्स में, 1000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैपिटल वाले शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना। निफ्टी 500 के बाहर अगर कोई शेयर है, निफ्टी 500 को ट्रैक करना है, उन्हीं में से शेयर में लेना है। और अगर निफ्टी 500 के बाहर का कोई शेयर है तो बहुत सिलेक्टिवली उस शेयर को जो है वो चूज करेंगे। इस टाइप से अपने लिए कुछ रूल्स बना लें, अपने पैरामीटर्स को आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि मैंने आपको नौकरी से आज़ादी में बताया था कि लॉन्ग टर्म में लिक्विडिटी इज़ नॉट एन इशू। तो आप थोड़े इलिक्विड शेयर्स को भी देख सकते हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। आपको जब मोमेंटम इन्वेस्टिंग करनी है, आप जब मोमेंटम इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं बनाना, आपको बनाना है एक हाइपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि जो विनिंग स्टॉक्स हैं वो आ जाएंगे, और जो लूजिंग स्टॉक्स हैं, यानी कि जो विनिंग स्टॉक्स नहीं होंगे, उन्हें हम धीरे धीरे बाहर फेंक देंगे। तो हमारे पास सिर्फ विनर शेयर्स ही रह जाएंगे। कभी भी 2 या 3 स्टॉक्स पर अपने पोर्टफोलियो को ना बनाएं, मतलब पूरा पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 या 3 शेयर्स ना रखें, या किसी एक शेयर की वेटेज इतनी ज़्यादा ना करें। मान लीजिए आपने पोर्टफोलियो तो बना लिया 8-10 कंपनीज का, लेकिन एक शेयर जो है उसकी वैल्यू है आपके पोर्टफोलियो की 70%, और बाकी की जो 10 कंपनीज में से एक कंपनी की होगी 70%, बाकी की 9 कंपनीज की टोटल मिला के होगी 25 से 30% की। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको कम से कम 20 शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाना है। पहले तो आपको 40 से 50 शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाना है। कुछ तो ऐसे होंगे जो स्टॉप लॉस कर देंगे और आप वहां से बाहर निकल जाएंगे। कुछ जो शेयर्स 20-20, 25-25% का प्रॉफिट दे रहे होंगे, अब उनमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है। बिल्कुल भी, जो आपको प्रॉफिट दे रहा है ना शेयर, उसको एक बार को बुक नहीं करना है, बल्कि उन पर तो और ज़्यादा ध्यान देना है। तो जो स्टॉप लॉस वाला पैसा है, जो हमने कुछ जैसे बीज बोए थे, जो कुछ बीज बेकार निकले, जैसे कुछ शेयर्स बेकार निकले जिनमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, उनको जो है हम यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं, उनको हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो स्टॉप लॉस वाला पैसा होगा ना, वो हम इन शेयर्स में शिफ्ट कर सकते हैं, जो विनिंग शेयर्स है ना उनके अंदर। और हर 5 साल में ना नए शेयर्स आते हैं। तो ये मत सोचिए कि ये वाला आपने मिस कर दिया तो आगे कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। मार्केट ना, जैसे मार्केट सपोज कीजिए एक रेलगाड़ी होगी, और स्टॉक्स हो गए, जो सेक्टर्स हो गए, वो हो गए इनके इंजन। अब मार्केट को भागना है तो पहले इंजन चलेगा, तभी तो पूरी मार्केट चलेगी, तभी तो पूरी ट्रेन आएगी पीछे। और हर 5 साल में ना अलग शेयर जो है पूरी मार्केट को ड्राइव करके ले जाते हैं। जैसे कभी रिलायंस जो है वो पूरा अपने बलबूते पर ही ले जाएगा,
और कभी कोई और शेयर होगा, कभी एचडीएफसी हो गया, जैसे अभी एचडीएफसी का मर्जर हुआ है तो हो सकता है कि वो अब आगे हमारे को लीड करता हुआ नजर आए। तो ये ना हर थोड़े टाइम में आपको स्टॉक्स में रोटेशन जो है देखने को मिलती है, यानी कि हर थोड़े टाइम में ना मार्केट अपने घोड़े बदलती है रेस लगाने के लिए। तो बस आपको सही टाइम पर सही घोड़े पकड़ने हैं और उसके बाद आप उन घोड़ों की पूरी जो रेस है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पूरी दौड़ में आप भाग ले सकते हैं। यानी कि स्टॉक मार्केट का पूरा ट्रेंड जो है फिर आप हासिल कर सकते हैं अगर आपने सही घोड़ा चुन लिया तो। अब आज भी कुछ ऐसे शेयर्स बन रहे होंगे जो अगले 5 साल में बढ़िया रिटर्न्स दे देंगे। फिर नेक्स्ट 5 साल में कुछ और नए शेयर्स आएंगे जो पेड़ बनेंगे। जितने ज़्यादा आप बीज लगाएंगे उतने ज़्यादा आपके पेड़ बनेंगे। तो पहले आपको 500-600 शेयर्स में जितने भी आप ट्रैक कर रहे हैं उसकी लिस्ट बनाएं और उन पर काम करें। अब जब आप स्टॉक सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि 2-3 शेयर्स बेकार भी आए, कोई बात नहीं, ये पार्ट है इस गेम का। साथ ही में आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप वीकली चार्ट्स देखेंगे या मंथली। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको चार्ट्स एक साथ देखने हैं तो आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। चलिए, अब ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। साथ में एक इंडिकेटर लगाते हैं जिसका नाम है CMO, चंडे मोमेंटम ऑस्किलेटर। आइए हम देखते हैं कि कैसे हमारे को इंडिकेटर लगाना है। ये लगाना है इंडिकेटर्स पर जाकर CMO, चंडे मोमेंटम ऑस्किलेटर, ये दूसरे वाला जो है, ये आपको इस टाइप से क्लिक करना है और इस टाइप से चार्ट के नीचे ये CMO आ जाएगा। ये बहुत ही कारगर इंडिकेटर है और इसमें मोमेंटम बहुत ही जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। ये इंडिकेटर आपको हर चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। 10 पीरियड का CMO आपको यूज़ करना है। तो आइए हम यहाँ पर इसकी सेटिंग को चेंज करते हैं और यहाँ पर हम करते हैं 9 की जगह 10। 10 पीरियड का CMO हमें यूज़ करना है। अब इसमें आपको दो लाइंस मार्क करनी है, एक करनी है -25 की और एक करनी है +25 की। अब किसी किसी के चार्टिंग सॉफ्टवेयर में इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग 50-50 की, यानी कि 50 और -50, या फिर किसी में जो है हमारे को 60 -60 की लाइंस भी देखने को मिल सकती है। यहाँ से हम एक मार्क करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं कोऑर्डिनेट्स को और यहाँ पर हम कर देते हैं 25। और ऐसे ही एक लाइन और लेते हैं, वो लगाते हैं हम 25 के माइनस पर, इसकी भी वैल्यूज़ को हम चेंज करके। तो बस इस टाइप से अब आपको जो है अपनी सेटिंग्स रखनी है। ये सेटिंग्स के साथ आपको CMO डालना है। अब हमें ऐसे शेयर्स खोजने हैं जिनके मंथली चार्ट्स पर CMO 25 के ऊपर चल रहा हो। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि निफ्टी में ही 25 के ऊपर अभी CMO आया है। आइए मैं कुछ और चार्ट जो हैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे जैसे ये है अपोलो टायर्स का मंथली चार्ट। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा CMO जो है 25 के ऊपर चल रहा है। अगर आप लोगों को CMO नज़र ना आए ना तो आपको क्या करना होगा, आपको हर चार्ट पर फिर आपको यहाँ पर ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन 25 के ऊपर मार्क करनी पड़ेगी, या फिर आप सिंपली इसकी वैल्यूज़ को जो है वो भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर जहाँ भी कर्सर रखूँगा ना वहाँ पर आपको यहाँ पर नज़र आएगा, देखिए ये इसकी वैल्यूज़ चल रही है। तो इस टाइप से आप चाहें तो सिर्फ आपको ये दो लेवल्स मार्क करने हैं, 25 से ऊपर या 25 से नीचे, यानी कि +25 से ऊपर और -25 के नीचे। आपको ये दो लेवल्स मार्क करने हैं। उसके अलावा चलिए अभी हम कोई और शेयर देखते हैं। तो अभी नया नया है असाही इंडिया। जैसे अभी इसकी वैल्यू जो है फिलहाल चल रही है 44, यानी कि -44, यानी कि 25 के नीचे। हमें ऐसे शेयर्स ढूंढने हैं जिनकी वैल्यूज करंट में 25 के CMOs में ऊपर चल रही हो। देखिए मेरे चार्ट पर भी यहाँ पर आपको वैल्यूज जो है वो नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे चार्ट पर भी लगा नहीं हुआ है, मुझे हर बार चेक करना पड़ेगा। बस आपको इसी टाइप से अपने चार्ट को, अपनी लिस्ट को जो है वॉच लिस्ट को ऐसे ही घुमाते जाना है और स्टॉक्स को सर्च इस टाइप से करना है कि CMO, यानी कि यहाँ जो नीचे चंडे मोमेंटम लिखा हुआ है, चंडे एमओ, इसकी वैल्यूज 25 से ऊपर है या -25 के नीचे। जैसे ये देखिए ये औरबिंदो फार्मा आया है अभी और इसकी CMO की वैल्यू चल रही है 41 के ऊपर, यानी कि 25 से ऊपर चल रही है। चलिए मैं आपको एक और शेयर दिखाता हूँ APL अपोलो का। ये देखिए ये है CMO की वैल्यू, ये है APL अपोलो का टायर और इसमें आप देख सकते हैं कि CMO की वैल्यू चल रही है 60+। तो अब यहाँ पर ऐसे शेयर्स में हमें इन्वेस्ट करना है जिसमें मोमेंटम अच्छा है और स्टॉक अच्छा चल रहा है। अब ऐसे शेयर में ना एक नॉर्मल इंसान तो एंट्री कर ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है यहाँ पर एंट्री करना। और जो चीज कोई खरीद ही नहीं पाएगा उसे बढ़ने से कोई कैसे रोक सकता है। तो CMO के जरिए हम मोमेंटम से लबालब शेयर्स इस टाइप से फाइंड आउट करते हैं।
बस आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है, ये आपको चंडे मोमेंटम ऑस्किलेटर वाला इंडिकेटर जो है अपने चार्ट्स पर डालना है और उसकी वैल्यू चेक करनी है। अगर वो 25 से ऊपर है तो आप उस स्टॉक में जो है काम कर सकते हैं, और अगर उसकी वैल्यू -25 से नीचे है तो आप उस स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करके चलें। अब एग्जिट करने के लिए आप कोई तरीका निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप इसके साथ एक 12 पीरियड की मूविंग एवरेज लगा सकते हैं यहीं पर। जैसे हम यहाँ पर एक मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। ऐड इंडिकेटर किया और यहाँ पर हमने मूविंग एवरेज लिखा और इसकी वैल्यू है 12। कलर है इसका नीला। तो ये जो वाइट लाइन है ये हमारी सीएमओ की लाइन है, और जो ये ब्लू कलर की लाइन आपको नजर आ रही है वो है यहाँ पर हमारी 12 पीरियड की मूविंग एवरेज। अब मंथली चार्ट है तो 12 मंथ की मूविंग एवरेज हो जाएगी। तो बस आप ये लगाकर एक मूविंग एवरेज 12 पीरियड की लगाकर, और जैसे ही प्राइस 12 पीरियड के नीचे आए आप पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। या फिर आप इसे जो है जैसे कोई पैटर्न बना या फिर कुछ इस टाइप से आपको नजर आए वीकली चार्ट पर जाकर भी आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं। वैल्यूज आपको सेम रखनी है और दोनों चार्ट्स के अकॉर्डिंग आपको बाय करना है। अब बात करें कि निकलना कब है, तो निकलने के लिए तो जब आप वीकली पर सीएमओ -25 के नीचे आ जाए तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। जैसे आपने मंथली बेसिस पर आपने एंट्री करी, आपने देखा कि यहाँ पर एक अच्छा चल रहा है, इसमें मोमेंटम जो है इस स्टॉक के अंदर काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अब आप वीकली पर आ गए। अब वीकली पर देखा अगर इसकी वैल्यू -25 से नीचे चल रही है तो आप इस स्टॉक में से एग्जिट कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा एक सिस्टम बन गया। मंथली चार्ट से हम मोमेंटम देखेंगे और वीकली चार्ट से हम टाइमिंग करेंगे। जैसे अब आपने यहाँ पर देखा, पहले मैं आपको एक बार एग्जांपल पूरा अच्छे से दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा 25 के ऊपर गया, इस एरिया में 25 के ऊपर गया अगस्त 2020। अगस्त के महीने में यहाँ पर हमारे को सीएमओ की वैल्यू जो थी 25 से ऊपर जाती हुई नजर आई। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप वीकली चार्ट्स पर आ गए और अगस्त 2020, 3 अगस्त 2020 के आसपास, और आप देखेंगे कि यहाँ पर 17 अगस्त के आसपास यहाँ ब्रेकआउट भी हुआ है। तो आपने यहीं पर इसी लेवल के आसपास परचेज कर लिया। अब स्टॉक जो है वो चलता गया, और जैसे ही उसकी वैल्यू जैसे यहाँ पर गिरा तो -25 के नीचे आ गया, तो आप एक बार यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। जैसे हमारे को 25 के ऊपर वापस से जाता हुआ नजर आएगा हम वापस से इसमें एंट्री कर लेंगे। फिर वो 25 के नीचे गया, जैसे इस लेवल के आसपास वो 25 के नीचे गया, हमने फिर एग्जिट कर ली। और वापस से क्योंकि अब मंथली पर तो देखो वो चल ही रहा है 25 के ऊपर, तो मंथली पर तो हमें पता है कि उसका मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन वीकली पर हम उसकी टाइमिंग कर सकते हैं। जैसे -25 से नीचे गया हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे, और जैसे ही +25 से ऊपर जाएगा हम यहाँ पर दोबारा से री एंट्री कर लेंगे। अब जब आप इस सिस्टम को इस टाइप से बैक टेस्ट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, रिटर्न्स भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं। बस आपको वो शेयर देखने हैं जिनमें आपका ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा हो। जैसे मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। एक है वरुण बेवरेज, वीबीएल। अब आप ये देखो, जब से ये शेयर का सीएमओ बना है ना तब से इसकी वैल्यू जो है हमेशा 25 से ऊपर ही रही है। कब बना है, लिस्टिंग है इसकी नवंबर 2016 में, लेकिन इसने 3 अक्टूबर वाले जो अक्टूबर 2017 का महीना था वहां पर इसने हमारे को पोजीशन जो थी बनवा दी थी। अब यहाँ पर आप अपने पोजीशन को इस टाइप से बनाकर रखें। प्राइस देखें आपका, आप इसमें 74 रुपये का प्राइस है। सारा कुछ एडजस्टेड है इसमें, कोई भी स्प्लिट बोनस जो भी हुआ होगा वो सब इसमें एडजस्टेड है। तो 74 रुपये का प्राइस है अक्टूबर 2017 में। बढ़ते बढ़ते ये आया वो मार्च का क्रैश जो कोरोना वाला आया, उसमें भी आप देखेंगे कि सीएमओ की वैल्यू -25 से नीचे नहीं गई है, यहाँ पर भी नहीं गई, और वापस से वो ऊपर चला गया। अब आप देखो आज की डेट में भी इसकी वैल्यू जो है सीएमओ की 52 से ऊपर है, और इस स्टॉक की वैल्यू जो आप देखेंगे तो 812 रुपये का है। कम से कम 10 गुना से ज़्यादा हो गया, 10 का भी 11 गुना हो गया। कितने टाइम के अंदर आपको एंट्री मिली थी यहाँ पर अक्टूबर 2017 में, 74 रुपये की एंट्री थी, 74 रुपीज़ की, और अभी फिलहाल चल रहा है 812 रुपये के आसपास। यानी कि 11 टाइम्स आपका शेयर हो गया केवल 6 सालों के अंदर, और अभी भी इसमें मोमेंटम जो है वो गिरा नहीं है। अब आपको टाइमिंग कैसे करनी है, अब यहाँ पर तो आपने देख लिया कि भाई यहाँ पर आपका मोमेंटम जो है मंथली बेसिस पर अच्छा चल रहा है। अब क्या करना है, आपको वीकली चार्ट्स पर जाना है
और बस अब इस स्टॉक की टाइमिंग करनी है। एंट्री और एग्जिट अब आप यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पर इसने एग्जिट करवाई, बहुत सारा नीचे चला गया, यहाँ पर एग्जिट करवा दी 16 मार्च 2020 के आसपास। ठीक है जी, उसके बाद ये स्टॉक जो था नीचे चलता गया, 25 से ऊपर जब आएगा, हमने यहाँ पर लिया 8 जून 2020 को। 8 जून 2020 के बाद यहाँ पर इसने वापस से एग्जिट करवा दी। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप ना इस टाइप से देखें कि यहाँ पर जैसे ही आपने मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की लाइन मार्क करी, अब जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटेगी और साथ में सीएमओ भी 25 से ऊपर होगा, तब मैं परचेजिंग करूंगा। तो इस टाइप से आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको फिर बीच में कोई एंट्री ही नहीं मिली, चाहे सीएमओ की वैल्यू ऊपर चलेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं आया था, तो हम यहाँ पर पोजीशन में दोबारा एंट्री नहीं कर पाए। अब एंट्री मिली अपने को 23 नवंबर 2020 के आसपास। उस टाइम शेयर का प्राइस था 194 रुपीज़ के आसपास, और वहां से भी आप देखेंगे कि आपको कितना ज़बरदस्त रिटर्न मिला। एग्जिट कितनी बार हुई उसके बाद, नहीं हुई, और आगे चलते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर जब इसने नवंबर 2020 में एंट्री करवाई, तो तब से लेकर आज तक इसमें एग्जिट हमारे को देखने को नहीं मिली है, और स्टॉक का प्राइस जो है ऑलमोस्ट 4 गुना से ज़्यादा हो गया है। बस आपको इस टाइप से एंट्री और एग्जिट करनी है, टाइमिंग आपको इस टाइप से देखनी है, और मोमेंटम तो आप लोगों के सामने नजर आ ही रहा है कि वो तो 2017 से मोमेंटम में है। ऐसे ही एक और शेयर है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, त्रिवेणी टरबाइन, जो आजकल काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल रहा है उसका। अब ये देखिए, पहले आ जाते हैं हम इसके मंथली चार्ट पर, और मंथली चार्ट पर आप देख सकते हैं सीएमओ में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है सीएमओ। 25 से ऊपर आया था यहाँ पर, इस रेंज के आसपास, इस रेंज के आसपास आया था। आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने जो इसकी पहले की रेजिस्टेंस थी इस रेंज की, इसने ब्रेक करी है इसी टाइम पर, बल्कि अगली एक दो कैंडल के बाद करी है, बट कोई बात नहीं, हम ब्रेकआउट पर ले लेंगे। और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट आया, हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई, क्योंकि सीएमओ भी हमारा 25 से ऊपर चल रहा था। अब वहाँ से आप देखो, एंट्री हमारे को मिली है यहाँ पर इस रेंज में 100 रुपये के अराउंड, शेयर चल रहा है 400 रुपये। एंट्री मिली हमें फरवरी 2021 में, पैसा हो गया हमारा 2 सालों के अंदर 4 गुना, 2 सवा 2 साल के अंदर। अब बाकी इसमें टाइमिंग जो है आप इस टाइप से कर सकते हैं कि आपको एंट्री मिली थी यहाँ पर इस रेंज में, नहीं मिली थी एंट्री आपको फरवरी, एंट्री मिली थी आपको फरवरी 2021 के अराउंड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने ब्रेकआउट भी दिया था, काफ़ी जो एक मेजर रेजिस्टेंस थी जहाँ पर वो काफ़ी टाइम से सपोर्ट लेता हुआ आ रहा था, उसको ब्रेक किया था मार्च के क्रैश में। फिर वहाँ से जब उसी क्रैश के उसी रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया, तब आपने यहाँ पर परचेजिंग करी। सीएमओ की वैल्यू हमने देख ही लिया, यहाँ पर भी 37 की वैल्यू है। और उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे को सिर्फ एक दो बार एग्जिट देखने को मिली है। एक बार उसने यहाँ पर एग्जिट करवाई थी, उस टाइम भी प्राइस में कोई ज़्यादा फॉल नहीं आया, और एक बार हमारी यहाँ पर एग्जिट हुई थी, वहाँ पर थोड़ा सा क्रैश आया था। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे दोबारा जैसे ही सीएमओ 25 से ऊपर गया, हमने री एंट्री करी, और उसके बाद आप देख सकते हैं ज़बरदस्त रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। तो इस टाइप की ट्रेडिंग को, जो हमने वीकली और मंथली दोनों चार्ट्स को मिलाकर देखा, इसे कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग। ये काम आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग में यूज़ करना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको मल्टी टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना। अगर आप डबल टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप केवल मंथली पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं दोनों को यूज़ करने में, तो आप प्रेफर करें कि दोनों को यूज़ करके और उसके हिसाब से ट्रेड करें, इससे आप ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। बस याद रखिए कि आपको 10 पीरियड का सीएमओ डालना है, 25-25 पीरियड की लाइंस डालनी है, मंथली पर 25 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो बाय करना है, और -25 के नीचे जाएगा तो आपको वहां से एग्जिट कर जाना है। मतलब एंट्री तो आपको 25 मंथली के हिसाब से करनी है, बाकी आप जो है यहाँ पर इस टाइप से मोमेंटम का अंदाज़ा या टाइमिंग जो है आप वीकली चार्ट्स पर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस टाइप से आपको मोमेंटम वाले स्टॉक्स ढूंढने हैं, किस टाइप से आपको एंट्री करनी है। बाकी आप एग्जिट के लिए पैराबोलिक सार भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है कोई पैटर्न बनता हुआ नजर आए, उसका ब्रेकडाउन हो, तो भी आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप कुछ अपने मेथड्स बनाकर जो है ना, उनको उनके हिसाब से आप यहाँ पर पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस टाइप से 25 और -25 की वैल्यूज़ को ना देखकर, अगर आप किसी और तरीके से, किसी और स्ट्रैटेजी, किसी और इंडिकेटर पर काम करना चाहते हैं ना, तो आप इस टाइप से भी काम कर सकते हैं। अब इसमें क्वांटिटी कैसे करनी है, तो इसमें तो आपकी टोटल कैपिटल जितनी आज है और जितनी आप इन फ्यूचर डिप्लॉय कर सकते हैं, वो हो गई आपकी टोटल कैपिटल, जो आप इसके लिए अलॉट कर सकते हैं। अब उस टोटल कैपिटल को आप 15 या 20 से डिवाइड कर सकते हैं। सपोज 20 से डिवाइड किया,
आपके पास टोटल पड़े हैं 10 लाख रुपए, वैल्यू आ गई एक के लिए 50,000 की। अब शेयर कितना भी बढ़िया हो, चाहे लगे कि ये अगला टेस्ला है या अगला एप्पल होने वाला है, जितना मर्जी अच्छा शेयर लगे, 50,000 से ज़्यादा आपको डालना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर आज हैप्पीएस्ट माइंड अच्छा लग रहा है तो आप उसमें अपने पोर्टफोलियो का, जैसे मान लीजिए आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है और आपने 6 लाख रुपए तो सीधे हैप्पीएस्ट माइंड में डाल लिए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको 50,000 से ज़्यादा, यानी कि आपका जो है एक शेयर में 5% से ज़्यादा एक बारी में आपको डालना ही नहीं है। हमें अक्रॉस शेयर्स इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हो सकता है कि अभी तक ये सुना हो कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें आप और पैसा डालते जाएं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको इक्वल पैसा लगाना है। अब इसका बहुत बड़ा फायदा है, जब आप बीज बोते हैं तब सबका साइज इक्वल होता है ना। जब आपने यहाँ पर मार्क अपने खेतों में बीज बोए या बीज आपने लगाए तो उनका साइज तो सेम होता है। उसमें से कुछ बीज पहले ही सड़ जाते हैं, कुछ थोड़े बड़े होने के बाद सड़ते हैं, तो कुछ टाइम के साथ जो है आगे बढ़ते बढ़ते वो पेड़ बन जाते हैं। जब वो थोड़े बड़े होते हैं तब उन्हें प्रोटेक्ट करना है और वही ग्रो करके हमारे पेड़ बनते हैं। और बाकी कुछ ऐसे भी होंगे, मान लो आपने 50,000 जैसे डाले, उसमें उसमें आपके 40,000 रुपये रह गए, चार्ट पर एग्जिट आया, हम वहां से चुप करके अपने 40,000 रुपये लेकर निकल जाएंगे। भाई कम से कम बाहर तो आए। अब जो बीज पेड़ बन रहे हैं, यानी उनमें 50,000 लगाए थे, अब वो डबल हो गए हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी उसी शेयर की वेटेज जो है आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा हो जाएगी। एंड में आपको पोर्टफोलियो में वही शेयर रहता है जो बढ़िया परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे जैसे बाकी बीजों में से, जैसे जैसे बाकी शेयरों में से एग्जिट आती जाएगी, हम उनमें से बाहर निकलते जाएंगे और आप देखेंगे एट द एंड आपके पास सिर्फ विनिंग स्टॉक्स ही रह जाएंगे। जो परफॉर्म नहीं कर रहा उनमें से आप बाहर निकलते जाएंगे। अब जब आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी उस पर आपको 25% 30% का रिटर्न मिल जाए, तब आप इसमें और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट तभी करना है जब आपको कोई ब्रेकआउट वगैरह कुछ नजर आए, कोई फ्रेश कारण होना चाहिए उसमें और इन्वेस्ट करने का। ऐसा नहीं कि भाई उसने 25% का रिटर्न दिया तो यहाँ पर स्टॉक जो है इस टाइप से चल रहा है, यहाँ पर मैंने यहीं पर डाल दिया। ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको 25% का रिटर्न यहाँ पर मिल गया, अब आप वेट करो। अब जैसे ही यहाँ पर आपको दोबारा कोई कारण मिलेगा, जैसे ब्रेकआउट आ जाएगा, तो आप यहाँ पर दोबारा से एंट्री करो। अपने बाकी के जो थोड़ा बहुत अमाउंट जो डालना है, बाकी कुछ जो अमाउंट डालना है, बस वो आपको इस लेवल के आसपास डालना होगा। इससे क्या होगा, इससे जो परफॉर्म कर रहे हैं ना उनमें आप ओवरवेट हो जाएंगे और एक सिंगल साइकिल आपकी ज़िंदगी बदल सकती है उसके बाद। जैसे यहाँ पर आपने स्टॉक लिया, यहाँ से लिया आपने 90-98 रुपए के आसपास, उसके बाद वो वापस बढ़ता बढ़ता यहाँ पर 25% का रिटर्न, यानी कि 130-135 के आसपास आ गया। मान लीजिए यहाँ पर 140 के आसपास आपने देखा और आपको यहाँ पर ना वापस से एक कुछ पैटर्न बनता हो या कुछ भी नज़र आया, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आया, आपने कहा अब ये मैं यहाँ पर 135 के आसपास दोबारा डालूंगा। जैसे ही यहाँ से ये ग्रीन कैंडल पर ब्रेकआउट आया, आपने यहाँ पर दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। अब आपकी एवरेज हो जाएगी थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं। जितना अमाउंट आपने पहले डाला था ना, 50,000 रुपये मान लीजिए, उतना ही अमाउंट आपको एक बार और इन्वेस्ट करना है। अब ये नहीं कि हर ब्रेकआउट पर आप डालते जाएंगे, सिर्फ एक ही बार आपको और डालना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक साइकिल, स्टॉक की एक साइकिल जो है आप लोगों की जिंदगी बदल सकती है। जैसे अब जिसने वो कोरोना के क्रैश में पैसा डाल दिया, सीरियस इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद आज आप उनसे मिलेंगे तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान बने होंगे, न्यू एंड इम्प्रूव्ड सोच के साथ। तो बस एक साइकिल आपको ढूंढनी है जो आपको इस टाइप से रिटर्न दे और आपकी ज़िंदगी बदल दे। अब इसकी जगह एक चीज़ और कर सकते हैं हम, जो हमने यहाँ पर सीएमओ लगाया, डेली और वीकली और मंथली देखा, इसकी जगह एक चीज़ और कर सकते हैं। अब आपने मंथली पर तो सीएमओ देख लिया, वीकली पर आपने कंपैरेटिव आरएसआई का इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। और कंपैरेटिव आरएसआई को आप भली भांति जानते हैं। आइए हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं और साथ ही में यहाँ पर हम यहाँ पर डालते हैं कंपैरेटिव आरएसआई। तो ये डाल लिया हमने कंपैरेटिव आरएसआई। अब इस पे आप लोगों को पता ही है कि हम एक मूविंग एवरेज भी डालते हैं। यहाँ पर हमने डाली एक 100 पीरियड की मूविंग एवरेज, ये डल गई हमारी 100 पीरियड की मूविंग एवरेज। अब इससे आपको पता चलेगा कि ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं। उसके बाद कोई रेजिस्टेंस टूटता हुआ नजर आएगा तो आप वहां पर री एंट्री भी कर सकते हैं या फिर बाइंग भी कर सकते हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि यार ये स्टॉक तो बहुत ऊपर चला गया, या फिर यहाँ पर तो हमने रैली मिस कर दी,
ऐसा कुछ नहीं है। आप बस इन 2 चीज़ों को देखो कि भाई यहाँ पर मंथली चार्ट पर हमारे को ये नज़र आ रहा है कि नहीं, सीएमओ हमारे को 25 से ऊपर नज़र आ रहा है, और साथ ही में आप यहाँ पर देखोगे कंपैरेटिव आरएसआई 100 के ऊपर है। उसके बाद आपको अगर यहाँ पर कोई ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आए तो बस आप वहाँ पर अपनी एंट्री कर सकते हो। मौके आपको बहुत मिलेंगे। कई लोग पूछते हैं कि सर ये शेयर तो हाथ से निकल गया, बहुत बढ़ गया है, अब इसमें एंट्री कब करें? तो इस टाइप से आप फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं। यानी मंथली पर आपने मोमेंटम देख लिया सीएमओ के थ्रू, और वीकली पर आपने क्या किया, सीएमओ ना देखकर आपने अब की बार आरएसआई देख लिया, कंपैरेटिव आरएसआई, और उसके बाद जैसे ही आपने कोई फ्रेश ब्रेकआउट देखा तो बस आपने वहां पर एंट्री कर ली। अब जब यहाँ पर देखेंगे सीएमओ हमारा बाइंग चल रहा था, अब आप देखो कि यहाँ पर कंपैरेटिव आरएसआई जो है वो भी ऊपर जाने लगी। अब यहाँ पर जैसे ही हमारा यहाँ पर इस एरिया में, अब जैसे ही इस एरिया में हमारे को ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 30 अगस्त 2021 वाली कैंडल पे, हम यहाँ पर अपनी फ्रेश पोजीशन जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि सीएमओ हमारा पहले ही ऊपर चल रहा है, यानी कि स्टॉक में मोमेंटम आ गया है। उसके अलावा मार्केट जो है, यानी कि अब स्टॉक जो है वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। ऊपर से यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला, तो बस ये कुछ कंडीशन मैच होते ही हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है, फ्रेश पोजीशन जो है वो बना ली है। अब वैसे देखोगे तो स्टॉक जो है यहाँ पर 50 रुपए से बढ़ता हुआ आया, 45-50 रुपए की रेंज में, लेकिन आपने एंट्री करी यहाँ पर 140 रुपए के आसपास। उसके बाद भी आप देखो कि कितना जबरदस्त रैली जो है आपने पकड़ ली। स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखे। जब मैंने आपको मेथड्स बताए हैं ना, जो भी आपको मेथड्स मैंने बताए हैं, उनमें मैंने आप लोगों के साथ स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ डिस्कस किया है। उसके अलावा वीकली पर आप 20 ईएमए के नीचे भी निकल सकते हैं। अगर आप मंथली बेसिस पर काम कर रहे हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप 12 पीरियड के मूविंग एवरेज लगा लें, और उसके हिसाब से जैसे ही प्राइस 12 पीरियड के नीचे आ जाए तो आप एग्जिट कर लें। अगर आप वीकली चार्ट्स पर काम कर रहे हैं तो 20 ईएमए को आप डाल सकते हैं। जैसे ही 20 की मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ जाएगा, आप अपनी पोजीशन वहां से एग्जिट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको 2-3 और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे हमने एक देखा बीडीएल 12 डायनामिक्स आउट परफॉर्मेंस, फरवरी 2020 से फरवरी 2022 के आसपास से आउट परफॉर्मेंस चल रही है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक की रैली यहाँ पर हमारे को एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला, इस लेवल के आसपास हमें ब्रेकआउट देखने को मिला 24 जनवरी 2022 को। शेयर का प्राइस था 480 रुपये के आसपास, और अब देख सकते हैं कि 1100 रुपये के आसपास हो गया। तो एक साल में पैसा डबल से भी ज़्यादा। ऐसे ही एक इसका है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये देखिए यहाँ पर मोमेंटम आया। मंथली पर पहले चेक करते हैं मोमेंटम इसमें कब से आया। मंथली पर सीएमओ की वैल्यू 25 से जब ऊपर जाएगी, 25 के ऊपर गई है यहाँ पर 1 जनवरी 2021 से, उस टाइम शेयर का प्राइस था 925 रुपये। आज प्राइस है लगभग 3800 रुपये के आसपास। उस टाइम था 925 रुपये और परचेजिंग मिली है 1 जनवरी 2021। चलिए अब इसको वीकली पर देखते हैं। जनवरी 2021 में अब आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एंट्री का मौका नहीं मिला। एंट्री का मौका कहाँ मिला, जब आपको यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला लगभग इस लेवल के आसपास, लगभग इस लेवल के आसपास। जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिला, थोड़ा सा आपको ऊपर गया, फिर वापस से स्टॉक जो था नीचे आ गया, और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी एग्जिट होगी, स्टॉप लॉस कट गया। दोबारा से एंट्री आपको कब मिली, यहाँ पर इसी रेंज के आसपास वापस से एंट्री मिली, लेकिन यहाँ पर अभी हमारा मोमेंटम जो था, जो हमारी कंपेरेटिव आरएसआई थी वो पॉजिटिव नहीं थी। तो हम एंट्री कहाँ करेंगे, जब हमारी सारी कंडीशन फुलफिल होंगी। अगस्त 2021 में हमारे को यहाँ पर एक तो ब्रेकआउट देखने को मिला, कंपेरेटिव आरएसआई जो थी 100 के ऊपर आ गई, मोमेंटम हमारा पॉजिटिव चल ही रहा है। तो यहाँ पर हमने एंट्री करी 1300 रुपये के आसपास, और आज आप देखेंगे कि तब से भी पैसा जो है ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास हो गया है। उसके बाद एग्जिट जब हमें देखने को मिली, जब यहाँ पर अगर आप सीएमओ देख रहे हैं तो सीएमओ के हिसाब से 25 के नीचे जब एंट्री आ जाए, जब वैल्यूज जो है -25 के नीचे आ जाए, या फिर अगर आप कंपेरेटिव आरएसआई देख रहे हैं तो यहाँ पर जब 100 के नीचे कंपेरेटिव आरएसआई आएगी, तब आपको यहाँ अपनी पोजीशन से जो है एग्जिट करना है। और जैसे ही वापस ऊपर चली जाएगी तो आपको यहाँ पर दोबारा से एंट्री करनी है। यानी एक बार तो आपने इनिशियली जो लिया है, उसके बाद आपको 25 से 30% मिल गया, उसका रिटर्न आया 25 से 30% के बाद, फिर मौका जो बना, बस आपको एक बार और पैसा डालना है, और उसके बाद और पैसा आपको उस शेयर में नहीं डालना है। ऊपर से आपको ऐसा भी नहीं करना कि चलो इसमें थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, इसे बेचकर कोई दूसरा शेयर में डाल देता हूँ, ये सब नहीं करना। हमें ब्रोकर के लिए काम थोड़ी करना है, हमें तो अपने लिए काम करना है। तो जब तक हमारे सिग्नल पर सेल नहीं आएगा,
हम अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं करेंगे। अब सपोज आपका एक शेयर डबल हो गया, तो आपने सोचा कि यार इसे ना यहाँ पर बेच देता हूँ और जहाँ फ्रेश बाय बन रहा है ना उसे ले लेता हूँ। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। ऐसे तो आपका कोई पेड़ बनेगा ही नहीं। जो शेयर आपका पौधा बना है, आपने उसे उसी लेवल पर काट दिया और उसे फिर आपने दोबारा एक नए बीज से रिप्लेस कर दिया। ये कहाँ का लॉजिक हुआ बताओ? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो बढ़ रहा होगा, उसे होल्ड करें। जब परफॉर्मेंस कम होने लगेगी, चार्ट पर एग्जिट आएगा, तब काटना है। आपको पूरी ना एक शीट बनानी है, उसमें आपको सब कुछ रिकॉर्ड करना है कि किस लेवल पर आपने बाय किया, कब री एंट्री करी, कितनी क्वांटिटी ली है, कब एग्जिट किया, सब कुछ। आप इसके लिए एक एक्सेल शीट बना सकते हैं। एक्सेल का कैसे बनाना है, क्या आपको फॉर्मेट होना चाहिए, वो सब मैंने नौकरी से आज़ादी पहला कदम के थर्ड सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। स्विंग ट्रेडिंग की थी, उसी हिसाब से आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट वाली भी बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कि अब आपको किसी स्टॉक में बाय आया, तो आपको उसका पीयर ग्रुप ज़रूर देखना है। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि आपको थोड़ा बढ़िया स्टॉक मिल जाए, या हो सकता है कि एक शेयर चल रहा है, बाकी नहीं चल रहे, तो आप थोड़ा वेट करें। क्योंकि अगर सिर्फ एक स्टॉक चल रहा है ना और बाकी इंडस्ट्री नहीं बढ़ रही, तो वो मूव्स उतने सस्टेनेबल नहीं होते। वही मूव सस्टेनेबल होते हैं जहां पूरी इंडस्ट्री बढ़ रही हो। जैसे अभी ऑटो स्टॉक्स चल रहे हैं, एफएमसीजी चल रहे हैं, मैंने आप लोगों को काफी सारे डिफेंस स्टॉक्स दिखाए। फार्मा में भी अभी ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। आईटी भी अब धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। तो इस टाइप से पूरी इंडस्ट्री बढ़ने लगी है, या पूरी इंडस्ट्री जो है परफॉर्म कर रही है, तो पूरा सेक्टर बढ़ेगा तो बढ़िया है। एक शेयर बढ़ेगा तो उसे थोड़ा डाउट वाली नजरों से देखे। अब ऐसा भी नहीं है कि वो, जरूरी नहीं है कि वो ना चले। जैसे अभी पीछे आईटी सेक्टर सारा गिर रहा था, लेकिन एक टाटा एलेक्सी जो था वो बढ़िया चल रहा था। हो सकता है कि वो सेक्टर को लीड कर रहा हो और उसके पीछे पीछे बाकी की बड़ी कंपनीज जो हैं वो सारी जो हैं ऊपर आने लगे। लेकिन टू बी ऑन अ सेफर साइड थोड़ा महंगा ले लेंगे, लेकिन लेंगे कंफर्मेशन आने के बाद। एक चीज का ध्यान रखना है, खास करके बुल मार्केट में आपको, कि रोज एक नई फैंसी स्टोरी आप लोगों के सामने आएगी। फिर चाहे आपका कोई दोस्त बता दे, कोई टीवी पर आपको एक नया शेयर के बारे में पता चल जाए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर तो रोज ही एक नई नई शेयर जो है इतना आते हैं कि हमने इस रेट पर टेलीग्राम पर बताया था और इतना हो गया। तो इस टाइप की फैंसी स्टोरीज आपको रोज सुनने में आएंगी, जिस शेयर का आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। अब उस कहानी के पीछे कितना दम है, मुझे और आपको तो नहीं पता। अब जैसे ईवी की कहानी ले लो, कुछ साल पहले जैसे 2021-22 के आसपास, रोज कभी किसी शेयर को ईवी से जोड़ देते थे, कभी किसी शेयर को जोड़ देते थे। लेकिन उस टाइम हमें नहीं पता था कि किसका क्या रोल होने वाला है। उस टाइम तो हमने ईवी वाली गाड़ियां भी नहीं देखी थी। कौन बैटरी बनाएगा, तो कौन क्या करेगा, कौन लिथियम आयन देगा, कुछ नहीं पता था। जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होती, हम किसी में कुछ नहीं डिसाइड कर सकते। जैसे वही हाल इस टाइम रिन्यूएबल एनर्जी का भी चल रहा है। हम तब लेंगे जब हमारा चार्ट हमें बोलेगा। बाकी अफवाहों को इग्नोर करना है। सुनी सुनाई बातों पर पैसा नहीं डालेंगे। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं ना, अगर आप उनके पास जाकर बोलोगे कि 5 शेयर पर नजर रख लो, तो वो आपकी बात को अनसुना कर देंगे। अगर उनके पैरामीटर पर होगा तब वो देखेंगे, वरना एक कान से सुना और दूसरे से निकाल देंगे। मुझे भी एक फ्रेंड है जिनको मैं चलती फिरती शेयर मार्केट बोलता हूँ। उनको ना शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ पता है। वो आते जाते मुझे कुछ ना कुछ, कभी कोई स्टॉक बता देते हैं तो कभी कोई स्टॉक बता देते हैं। अब आधे से ज्यादा कंपनीज ऐसी होती हैं जो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना होता। मैं क्या करता हूँ, उनका चार्ट देखता हूँ जो वो स्टॉक बताते हैं। चार्ट देखा, अगर समझ आया तो ठीक, वरना अगली बार तो मुझे उसका नाम भी याद नहीं रहता। अब आपको भी किसी के बताए सुनी सुनाई बातों पर ट्रेड नहीं करना। वो टाइम आपका बीत गया जब आप सुनी सुनाई बातों पर, किसी के टिप्स पर काम करते थे। अब आप लोग नेक्स्ट लेवल पर हैं। आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स बन रहे हैं। तो अब आप अपनी रिसर्च पर काम करें। मैं जो अपने टेलीग्राम पर आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ देता हूँ, जिसका आप लोग जो जुड़े हुए हैं वो बखूबी फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं लेवल्स नहीं शेयर करता। जैसे यहाँ बाय कर लो, ये टारगेट लगा लो, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, इतने महीने का है। मैं आप लोगों के साथ चार्ट शेयर करता हूँ, ताकि आप खुद उसे देखो, अपना लॉजिक लगाओ, अपने पैरामीटर्स पर चेक करो, फिर समझ आए तो लो, वरना जाने दो। आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। और इस चैनल का यही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के थ्रू सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकें। कुछ नहीं रखा टिप्स में। हाँ, अब आप टिप्स देने वाले बनोगे जब आप इस टाइप से प्रैक्टिस करोगे, स्टॉक सर्च करोगे, थोड़ी मेहनत करोगे ना, तो अब आप टिप्स लेने वाले नहीं और टिप्स देने वालों में से रहोगे। फिर लोग आपसे पूछेंगे कि यार, तुझे कैसे पता कि ये शेयर अभी बढ़ने वाला है, या तुझे कैसे पता कि ये शेयर अब यहाँ से करेक्ट करेगा।
अब कई लोग फिर आपको आके बोलेंगे यार तूने एक शेयर बताया था, मैंने लिया तो नहीं, लेकिन वो ना 1-2 साल के अंदर ही डबल हो गया यार। तुझे कैसे पता लगते हैं ऐसे ये सारे शेयर्स? तब आप उन्हें अपना सीक्रेट बता सकते हैं कि हाँ, मैंने ना इस चैनल से ये सब सीक्रेट सीखे हैं। कोई कंपनी अच्छी या बुरी नहीं होती। उसकी साइकिल, उसका वक़्त अच्छा या बुरा होता है। हमें अच्छे वक़्त में शेयर होल्ड करना है और बुरे वक़्त में उससे दूर रहना है। चलिए, अब पोर्टफोलियो तो बना लिया। अब इसे रिव्यू कैसे करना है और कब करना है, इसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। तो आपको महीने में 1 महीने के अंदर एटलीस्ट 2 बार आपको अपने पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, मैक्सिमम आपको हर वीकली करना है। तो महीने में 2 बार तो आपको करना ही करना है। चाहे तो आप वीकली बेसिस पर भी देख सकते हैं, और जो डेली प्राइस देख रहे हैं ना, उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ प्राइस देखो, तो रोज़ ट्रेड भी करना है, क्योंकि रोज़ आप प्राइस देखोगे तो खुजली होएगी कि कुछ ना कुछ करना है। तो बस उसी खुजली को कंट्रोल करना है। अब मैं भी डेली प्राइसेज़ को देखता हूँ, पर अब मैंने ना अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है। मैं अपने जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाले काम होते हैं ना, वो मैं सिर्फ़ वीकली बेसिस पर काम करता हूँ। फ्राइडे, सैटरडे, संडे को देखता हूँ आराम से बैठ के कि ये वाले पोज़ीशन में मेरी एग्ज़िट आ रही है या अभी होल्ड करना है। बस मैं इतना सा चेक करता हूँ। आपको भी बस अपना फ्राइडे, सैटरडे, संडे या जब भी आपको टाइम मिले, आपको तब अपना पोर्टफ़ोलियो देखना है। ट्रेडिंग में रिटर्न तभी आएगा जब आप अपने सिस्टम पर चलेंगे और नॉइज़ को जो है अपने दिमाग में जाने नहीं देंगे। तो आज हमने 2 स्ट्रैटेजीज़ पर बात की है। सबसे पहले हमने बात करी थी कि मंथली चार्ट्स पर हमने सीएमओ लगाया, संडे मोमेंटम ऑस्किलेटर, और साथ ही में उसको वीकली पर भी हमने चेक किया। मोमेंटम हमने मंथली पर देखा कि उसमें मोमेंटम कितना बन रहा है, 25 से ऊपर है या नहीं, और उसके बाद वीकली पर आकर हमने उसकी टाइमिंग करी कि जैसे ही वीकली पर हमारे को टाइमिंग सही मिलेगी, हम वहाँ पर एंट्री करेंगे, और जब हमारे को वहाँ पर टाइमिंग खराब मिलेगी, हम वहाँ से एग्ज़िट भी करेंगे। और दूसरा हमने देखा था कि मंथली पर सीएमओ तो सेम ही था, लेकिन उसके बाद सेकंड चीज़ हमने देखी कि सीएमओ की जगह अब हम वीकली चार्ट्स पर कंपैरेटिव आरएसआई लगाकर और साथ में 100 डेज़ की मूविंग एवरेज लगाकर, उसके हिसाब से भी हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी हम स्टॉक्स में एंट्री और री एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक के सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में किस टाइप से आपको काम करना है, ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना सबके साथ बिल्कुल ना भूलें। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स जो हैं वो ज़रूर पूछें। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप ये टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको ज़बरदस्त ट्रेडिंग आइडियाज़ भी मिलेंगे। डीमैट अकाउंट अगर अभी तक नहीं खुलवाया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक मिलेंगे, वहां पर जाकर लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, और साथ ही में आप अपनी डिटेल्स जो है हमें मैसेज कर देना, तो हम आपको फ्री में, जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है ना, उसमें 3 महीने के लिए आपको एंट्री जो है वो फ्री में मिल जाएगी। तो वो चीज़ें आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं, अपनी सारी डिटेल्स जो है किस नाम से बनाया, किस नंबर से बनाया, ये सब चीज़ें आप जो है डिटेल्स मुझे मेंशन कर देना, मुझे ईमेल कर देना। तो हम वेरीफाई करने के बाद जो है आपकी एंट्री जो है उस टेलीग्राम चैनल में कर देंगे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कोई भी नया सेशन जो है जैसे ही अपलोड होता है, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।